हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि कल हम जो डिफरेंट आरएनएज हैं उनके टाइप्स स्टडी कर चुके हैं और हमारे दो और टॉपिक बच गए थे जिसमें हमें देखना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेबल जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए वर्सेस आरएनए। तो आइए देखते हैं इन दोनों टॉपिक्स को। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल, किसी भी जेनेटिक मटेरियल में क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अ मॉलिक्यूलर दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया criteria. It should be able to generate its replica. वो अपने रेप्लिका जनरेट कर सकता है, करना चाहिए उसको, वो रेप्लिकेट कर सकता हो। पहली प्राथमिकता ये है कि वो रेप्लिकेशन कर सके। इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है। नंबर 3, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस म्यूटेशन। स्लो म्यूटेशन उसके अंदर होने चाहिए। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। अगर म्यूटेशन उसमें नहीं होंगे, स्लो चेंजेस नहीं होंगे तो इवोल्यूशन नहीं होगा, स्पीशीज़ वैसी के वैसी बनी रह जाएगी। या यूँ कहें कि अगर डीएनए में म्यूटेशन नहीं होता, स्लो चेंजेस नहीं होते, तो आज हम भी नहीं होते इस धरती के ऊपर। वी आर द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस एंड स्लो चेंजेस टेक्स प्लेस इन आवर एंसेस्ट्रल डीएनए। ठीक है, चलिए। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन characters. So these are the following, we can say these are the different properties should be present in a genetic material. Genetic material में ये सभी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो रेप्लिकेशन कर सकता हो, वो स्टेबल हो, उसमें स्लो म्यूटेशन हो। ठीक है, ताकि इवोल्यूशन की प्रोसेस कंटिन्यूस हो और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हो मेंडेलियन कैरेक्टर्स के अनुसार। ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शुड बी प्रेजेंट इन अ जेनेटिक मटेरियल। चलिए आगे चलते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ किस में देख सकते हैं आप? डीएनए में देख सकते हैं, प्रोटीन में देख सकते हैं, या आरएनए में देख सकते हैं। किस में देख सकते हैं? तो हम बात करें यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। हम डीएनए वर्सेस आरएनए या आप वर्सेस प्रोटीन भी कर लीजिए, यहाँ पर प्रोटीन भी कर लीजिए। दो अभी जो हम देख के आए, जो प्रॉपर्टीज़ देख के आए हैं प्रीवियस स्लाइड में, क्या वो डीएनए में मिलेगी, क्या वो आरएनए में मिलेगी, क्या वो प्रोटीन में मिलेगी? हम एक एक को कंपेयर करेंगे। इफ़ वन एग्जामिन ईच रिक्वायर्ड वन बाय वन बिकॉज ऑफ रूल ऑफ बेस पेयर एंड कप्लीमेंट्री, बोथ द न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशंस. The other molecules in the living system such as protein fail to fulfill the first criteria. ठीक है, तो सिंपल सी बात है। हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि इस डीएनए, आरएनए और प्रोटीन में से कौन अपने आप अपनी रेप्लिका बना सकते हैं, कौन डुप्लीकेट कर सकता है अपने आप को। तो आप बहुत अच्छे से मालूम है आपको कि डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है कि बोथ डीएनए एंड आरएनए, यहाँ लिखा है डीएनए एंड आरएनए हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट द डुप्लीकेशंस। तो आपने डीएनए के बारे में तो आप जानते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है, वो अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना सकता है। लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि आरएनए भी डुप्लीकेशन कर सकता है। ठीक है, लेकिन साफ साफ लिखा है प्रोटीन नहीं कर सकता। आरएनए कहाँ करता है? देखिए यहाँ पर आरएनए डिपेंडेंट आरएनए रेप्लिकेशन इज अ स्पेशल प्रोसेस रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर आरएनए वायरसेस। जो आरएनए वायरसेस होते हैं, बट नॉट सेलुलर आरएनए। जो हमारा सेलुलर आरएनए है, जो हमारा टीआरएनए है, एमआरएनए है या आरआरएनए है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम। आरएनए वायरसेस जिनके पास में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, उनके पास आरएनए डिपेंडेंट आरएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस वो कर सकते हैं। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो कि उनके जेनेटिक मटेरियल आरएनए को रेप्लिकेट कर सकता है। आरएनए वायरसेस एक्सेप्ट रेट्रोवायरस, अगर रेट्रोवायरस को छोड़ दें, अंडरगोज आरएनए डिपेंडेंट आरएनए रेप्लिकेशन बाय अ वायरस इनकोडेड आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा? आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम
which especially replicates the viral RNA genome. ठीक है, so the first property should be present in a genetic material, that is the genetic material itself replicates, so DNA as well as RNA both can replicate themselves. ठीक है, but protein can't replicate itself. ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल, कैसा होना चाहिए, शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज with different stages of the life cycle, age or with change in the physiology of the organisms. तो जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, और वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ या उसके फिजियोलॉजी में चेंजेस आने से उसके जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं आना चाहिए. दिस इज़ द प्रॉपर्टी. ठीक है, स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज was very evident in Griffith's transforming principle itself, that heat which killed bacteria at least did not destroy some of the properties of the genetic material. जैसे हम ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें तो वहाँ पर हमें जो न्यूमोनोकोकस बैक्टीरिया है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है कि हम जब एस थर्ड बैक्टीरिया को हीट किल्ड कर देते हैं उसके बाद भी उसको आर सेकेंड लिविंग के फॉर्म में जब मिक्स किया जाता है तो आर सेकेंड जो होता है वो एस थर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ एस थर्ड डीएनए. एस थर्ड डीएनए की इतनी स्टेबिलिटी होती है कि वो किसी दूसरे सेल में जाकर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है. तो द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल. ठीक है, और वो किसी भी एज में, उसकी लाइफ साइकिल में, उसकी फिजियोलॉजी में चेंज होने से, ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी में चेंज होने से, उसकी एज में चेंज होने से, उसके लाइफ साइकिल में किसी तरीके के चेंज होने से उसके जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं आने चाहिए. ठीक है, और ऐसा ही हम कहाँ देखते हैं, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट में जब हम न्यूमोनोकोकस बैक्टीरिया एस थर्ड को हीट किल्ड कर देते हैं उसके बाद भी वो बैक्टीरिया जो होता है, मतलब वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है लेकिन उसका जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रॉय नहीं होता है. जब वो आर सेकेंड लिविंग के फॉर्म में के साथ संपर्क में आता है तो वो आर सेकेंड को एस थर्ड में कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखता है. तो सच प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज व्हाट द स्ट्रेंथन, मतलब उसकी ये स्ट्रेंथ है, उसकी स्टेबिलिटी है. ठीक है, तो ये स्टेबल होना चाहिए, कोई भी जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए. So this now can easily be explained in light of the DNA that the two strands being complementary, if the separated by heating, come together when appropriate conditions are provided. ठीक है, तो जब किसी भी डीएनए की जो दो स्ट्रैंड होती है, ठीक है, इन दोनों स्ट्रैंड को जब हम एक डेफिनेट टेम्परेचर दे के दोनों को अलग कर देते हैं, जब इन डेफिनेट टेम्परेचर अबाउट 60 डिग्री टेम्परेचर पे जो इनको अलग कर देंगे, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, नॉर्मल टेम्परेचर होगा, ये दोनों ही स्ट्रैंड वापस आकर अपने आपस में जुड़ जाएगी और फिर वापस से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को बना देगी. सो दिस इज़ द स्टेबिलिटी. ठीक है, तो इस तरीके की स्टेबिलिटी चाहिए जो कि डीएनए में मिलेगी, आरएनए में आपको ये देखने को नहीं मिलेगी. एक और रीज़न है स्टेबिलिटी का, और स्टेबल होना या स्टेबल नहीं होना उसका भी एक रीज़न है कि आपके पास में रिएक्टिव ग्रुप से, यदि किसी स्ट्रक्चर के पास में रिएक्टिव ग्रुप ज़्यादा होंगे तो वो अनस्टेबल होगा. ठीक है, जैसे हम राइबोस पेंटोस शुगर के बारे में बात करें तो ये वाला जो थर्ड कार्बन होता है, यहाँ पर फ्री OH ग्रुप होता है, वो तो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनाने में यूज़ हो जाता है. ठीक है, लेकिन जब हम इसके सेकंड कार्बन को देखें तो इस सेकंड कार्बन के ऊपर भी एक फ्री OH ग्रुप होता है. ये फ्री OH ग्रुप यहाँ पर होता है. दैट्स वाई दिस राइबोस पेंटोस शुगर, या यूँ कहें कि जो हमारा आरएनए होता है वो एक कैटालाइटिकल नेचर का होता है, वो एक एंजाइमेटिक नेचर का होता है. लेकिन डीएनए के पास में इस तरीके का, जहाँ हम डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो सेकेंड कार्बन पर जो OH होता है, यहाँ पर OH ना होकर सिर्फ H होता है. ठीक है, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, और इसकी रिएक्टिविटी जो राइबोस आरएनए जो होता है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, डीएनए की रिएक्टिविटी कम होती है. इसलिए डीएनए ज़्यादा स्टेबल है और आरएनए कम स्टेबल है.
ये ही बात यहाँ पर लिखी हुई भी है, आप इस टेक्स्ट को भी पढ़ लीजिए। फर्दर सेकेंड OH ग्रुप, उसी सेकेंड कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं हम। सेकेंड OH ग्रुप प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन RNA इज ए रिएक्टिव ग्रुप एंड मेक्स RNA लेबियल एंड इजीली डीजनरेटेबल। ठीक है, इजीली डीजनरेटेबल हो जाता है। RNA इज आल्सो नाउ नोन टू बी कैटालाइटिक हैंस रिएक्टिव। ठीक है, उसको कैटालाइटिकल और रिएक्टिव इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ये फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके पास में है। देयरफॉर DNA केमिकली इज लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल व्हेन compared to RNA. Therefore amongst the two nucleic acid the DNA is a better genetic material। ठीक है, तो पहला जो स्टेबिलिटी में हमने रीज़न दिया था वो ये कि जो DNA होता है उसको आप वो मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो एज के साथ में, लाइफ साइकिल के साथ में, फिजियोलॉजी के साथ में उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए जो कि हम DNA में देखते हैं। दूसरी बात हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि उसमें वो उसकी वो कम रिएक्टिव हो, जितना लेस रिएक्टिव होगा उतनी उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी किस में मिलती है? DNA में मिलती है, RNA में नहीं मिलती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें अब अगर हम इन दोनों ही DNA और RNA के बेस पेयर के बारे में हम बात करें, इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थाइमीन एट द प्लेस ऑफ यूरासिल, क्योंकि DNA में क्या होता है? DNA में क्या होता है? थाइमीन होता है। RNA में क्या होता है? यूरासिल होता है। ठीक है, ऑल्सो कन्फर द एडिशनल स्टेबिलिटी। इस थाइमीन का होना ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि A डबल बॉन्ड टी जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू A डबल बॉन्ड U। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी बात ये है, हालांकि RNA में इस तरीके के बॉन्डिंग नहीं होती है, लेकिन अगर हो भी सही तो वहाँ पर थाइमीन तो होता नहीं है, तो वहाँ पर A डबल बॉन्ड U जो है ये लेस स्टेबल होगा और A डबल बॉन्ड T शुड बी मोर स्टेबल। ठीक है, तो एक बात तो ये कि यहाँ पर थाइमीन का जो होना है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, DNA को ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है, और RNA में एट द प्लेस ऑफ थाइमीन वहाँ यूरासिल है वो लेस स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, और इसके अलावा जो हम बात करें कि बोथ DNA एंड RNA आर एबल टू म्यूटेट, दोनों में म्यूटेशन की प्रोसेस होती है। इनफैक्ट RNA बिंग अनस्टेबल, RNA अनस्टेबल है, म्यूटेट एट फास्टर रेट, वो ज़्यादा फास्ट तरीके से म्यूटेट करता है। कॉन्सिक्वेंटली वायरसेस हैविंग RNA जीनोम, जो वायरसेस जिनके बारे में बात करते हैं जिनमें RNA जीनोम होता है, ठीक है, हैविंग शॉर्टर लाइफ, उनकी लाइफ काफ़ी शॉर्ट होती है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत जल्दी म्यूटेट करता है, फास्ट म्यूटेशन। और हमने पढ़ा था कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल है तो उसमें म्यूटेशन तो होना चाहिए, लेकिन म्यूटेशन का जो रेट होगा वो कैसा होना चाहिए? स्लो होना चाहिए। तो RNA का जो म्यूटेशन रेट है वो फास्टर है, इसलिए ये एक अनस्टेबल जेनेटिक मटेरियल होगा, जबकि DNA में जो म्यूटेशन होता है वो काफ़ी स्लो रेट से होता है, इसलिए ये स्टेबल जेनेटिक मटेरियल होगा। तो अब यहाँ पर RNA और DNA जो बात करें हम इनके डिपेंडेंसी के बारे में बात करें, RNA कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, वो डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड कर सकता है क्योंकि RNA डायरेक्ट ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। हैंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स, वो इजीली अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन DNA हावेवर इज डिपेंडेंट ऑन द RNA फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लेकिन DNA जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए RNA पर डिपेंड होता है, क्योंकि DNA को पहले क्या बनाना पड़ता है? ट्रांसक्रिप्शन से RNA, और RNA का ट्रांसलेशन होता है तो क्या बनता है? प्रोटीन बनता है ना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज़ इवॉल्व्ड अराउंड द RNA। जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है वो पूरी की पूरी किस पर डिपेंड करती है? RNA के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ RNA का रोल कहाँ है? प्रोटीन सिंथेसिस में ज़्यादा होगा, ना कि जीन को यानी कि ना कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कोड करने में। ठीक है, आगे हम बात करें, द अबाउट डिस्कशन इंडिकेट दैट द बोथ RNA एंड DNA कैन फंक्शंस जेनेटिक मटेरियल, बट DNA बीइंग मोर स्टेबल, DNA क्या हो? मोर स्टेबल इज
प्रिफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ज़्यादा स्टेबल है और वो जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने के लिए उसका प्रेफरेंस होगा, है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। आरएनए जो होगा वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में ज़्यादा बेटर होगा और डीएनए जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने में ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी जेनेटिक मटेरियल में कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, और हम फिर उसके बाद में हमने प्रोटीन को पहले ही डिस्कशन में बाहर कर दिया, डीएनए और आरएनए में डिस्कशन चलता रहा और फाइनली यहाँ पर डीएनए जीत गया, आरएनए जो है वो हार गया। लेकिन आरएनए एक ऐसी मशीनरी है जो प्रोटीन सिंथेसिस के अराउंड उसका इवोल्यूशन हुआ है, वहाँ इवॉल्व होती है वो। ठीक है, और जिस तरीके से डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करके रखता है, सेव करके रखता है, आरएनए उन इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आरएनए यहाँ पर साइड हीरो है और जो मेन हीरो होगा वो होगा डीएनए। ठीक, तो फाइनली डीएनए वर्सेस आरएनए हम देख लेते हैं। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट 5'174 वायरस। 5'174 एक ऐसा वायरस है जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, आरएनए सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है एक्सेप्ट रियो वायरस। जो रियो वायरस होता है उसमें आरएनए डबल स्ट्रैंडेड मिलेगा आपको। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल आरएनए, जेनेटिक मटेरियल इन प्लांट वायरसेस एंड फ्यू एनिमल वायरसेस। ठीक है, प्लांट वायरस में फ्यू एनिमल वायरस, जैसे हम HIV वायरस के बारे में बात करें तो वहाँ भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। डीएनए रेप्लिकेट टू फॉर्म डीएनए रेप्लिकेट करके डीएनए बना सकता है। आरएनए कांट रेप्लिकेट, लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि हम कुछ प्लांट वायरसेस के बारे में बात करें तो वहाँ पर आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो आरएनए को रेप्लिकेट कर सकता है, लेकिन जो हमारी सेल के अंदर जो टीआरएनए है, एमआरएनए है, आरआरएनए है, उनमें रेप्लिकेशन नहीं होगा। सेलुलर आरएनए में रेप्लिकेशन नहीं होगा, लेकिन वो वायरसेस जिनका मटेरियल जेनेटिक मटेरियल आरएनए है वहाँ रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, डीएनए ट्रांसक्रिप्ट टू फॉर्म आरएनए एंड आरएनए इज द रिजल्ट ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर, पेंटोज शुगर यहाँ पर होगी, यहाँ पर राइबोज पेंटोज शुगर होगी, यहाँ पर C5H10O4 शुगर का फार्मूला होगा, यहाँ पर C5H10O5 शुगर होगी। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द सेकेंड कार्बन आरएनए के लिए, और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा, सिर्फ H ही होगा सेकेंड कार्बन के ऊपर। ठीक है, इसीलिए जो डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, आरएनए कम स्टेबल है। नाइट्रोजनस बेस के बारे में बात करें तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है डीएनए में, लेकिन आरएनए में हम बात करें तो एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन तो कॉमन है, लेकिन एट द प्लेस ऑफ थाइमिन यहाँ पर यूरासिल होता है। चारगाव्स रूल को फॉलो करता है डीएनए, क्योंकि वहाँ पर जो प्यूरिन होते हैं उनके नंबर पायरिमिडीन के बराबर होते हैं, A+G, एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन जो होते हैं वो पायरिमिडीन होते हैं। तो A+G/C+T इक्वल्स टू ऑलवेज इक्वल्स टू 1, यानी कि प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के इक्वल होते हैं। लेकिन जो आरएनए होता है वो चारगाव रूल को फॉलो नहीं करता है, वहाँ पर प्यूरिन और पायरिमिडीन के नंबर अलग अलग हो सकते हैं। डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, आरएनए लेस स्टेबल है, और उसके रीज़न हम पिछले पेजेस में पढ़ चुके हैं। एब्सेंस ऑफ कैटालाइटिकल प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास में फ्री रिएक्टिव ग्रुप्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होते हैं, लेकिन आरएनए में फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है सेकंड कार्बन के ऊपर उसकी पेंटोज शुगर में, इसलिए उसमें कैटालाइटिकल प्रॉपर्टीज होती है। और राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि आरएनए का बना हुआ है। लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, म्यूटेशन टेक्स प्लेस एट स्लो रेट, डीएनए में म्यूटेशन स्लो रेट से होता है, जबकि आरएनए में म्यूटेशन फास्टर रेट से होता है। हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा डीएनए का, डीएनए ज़्यादा बड़ा फ्रेगमेंट होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए में होगा वो लो होगा एज कम्पेयर टू डीएनए। प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इन यूकैरियोट्स इट इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इन प्रोकैरियोट्स इट इज़ प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, लेकिन जैसे डीएनए के बारे में बात करें न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है, बट इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट या वी कैन से प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में भी इसकी प्रेजेंस देखने को मिलेगी। लेकिन जब आरएनए के बारे में बात करें, फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस या न्यूक्लियस में बनता है, न्यूक्लियोलस में भी बनता है। ठीक है, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस वेरी थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, 5S आरएनए या 5.8S, इन दोनों में से एक आप, आई थिंक सो 99% 5S आरएनए, 5
5s ribosomal RNA is synthesized inside the nucleolus and remaining rRNA synthesized inside the nucleus, है ना। RNA मतलब मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA एंड ऑल टाइप्स ऑफ राइबोसोमल RNA एक्सेप्ट 5s rRNA synthesized in nucleus, ठीक है, एंड 5s is synthesized inside the nucleolus एंड देन ट्रांसफर इनटू द साइटोप्लाज्म। इसके बाद में वो कहाँ मिलेंगे, साइटोप्लाज्म में मिलेंगे, क्योंकि उनका सभी का जो रोल है मैसेंजर RNA का, ट्रांसफर RNA का, राइबोसोमल RNA का, उनका रोल साइटोप्लाज्म में ही जाकर प्ले होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द DNA and RNA, their differences and which one is the more stable genetic material and which one is the less stable genetic material and what is the reason behind this। तो इस अंक में इतना ही, और इस चैप्टर को इसी तरीके से कंटिन्यूसली आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए बिल्कुल, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करें और जल्दी से रिपोर्ट करें कि आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।